अब आज़ादी से पहले जब जूस वहाँ से भाग रहे हैं यूरोप से, तब भी महात्मा गांधी का एक वक्तव्य है, हरिजन में लिखा हुआ आर्टिकल है कि जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों का है, जैसे ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का है, ऐसे ही ये जो फिलिस्तीन है अरबों का है। एक मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलिस्तीन के भाइयों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जैसे पहले की सरकार आपकी मदद करती रही थी, ऐसी करती रहेगी, और हम 2 नेशन थ्योरी मानते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस ने किया। और अब तो भारत ने भी कई अवसरों पर यूएन में वोट किया है बीबी के खिलाफ, बेंजामिन के खिलाफ, और जिस तरह का मैसेकर हुआ है वहाँ पर, जी जी, आंखें नम हो जाती हैं, बच्चे रात को रोते हैं, वो चाहते हैं मृत्यु हो जाए। 5 साल से लेकर के 15 साल के करीबन को 25-30 हज़ार बच्चे मरे। ये यूएन की रिपोर्ट है, WHO की रिपोर्ट है। अपने बचे हुए जीवन में फिर एक बार पुनः ग्रास रूट पॉलिटिक्स करने का है, और लिहाजा मैंने कोई आलोचना के तौर पर नहीं, जो इसका कैंपेन चल रहा था मेंबरशिप का, मैं उसमें रिन्यू नहीं कराई मेंबरशिप। आई स्पोक अगेंस्ट नो वन। अभी भी मैं नीतीश कुमार को बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री मानता हूँ। देखिए, नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की जो घोषणा है, उसका बिहार में नकारात्मक असर हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बिहार की जनता भी अपने आप को असहज महसूस करती है, व्यथित महसूस करती है कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, फिर अचानक ऐसी क्या बात हुई। क्योंकि लालू करिश्मा इज़ ओवर, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, और लालू के जैसा एग्रेसिव पॉलिटिक्स तेजस्वी के बस का नहीं है। अच्छा। लिहाजा आज भी वो नेता प्रतिपक्ष बनते हुए सिर्फ एक वोट का असर है। राहुल गांधी में और जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी तो 2 घंटे धरने पे भी ठीक से नहीं बैठे, जवाहरलाल 11 साल तक जेल रहे थे फ्रीडम मूवमेंट में, और गांधी के बाद जो फ्रीडम मूवमेंट की सारी लीगेसी थी उसको ऑन करते थे, इसलिए इतने लंबे समय तक कांग्रेस चली। एक तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपना चार्म अगर खोया नहीं है तो कम कर दिया है। नया वर्कर कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ रहा है, फॉर सर्टेन एंड वेरियस रीजन, आई डोंट वांट टू एक्यूज एनीवन। और नया जो कार्यकर्ता है या नया नौजवान है, उसका पिछले काफी दिन से रुझान भाजपा की तरफ है। नमस्कार, द हिंदू इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं निस्तुला हेब्बार, द हिंदू की राजनीतिक संपादक, और आज हम मुलाकात करने वाले हैं केसी त्यागी जी से, पूर्व सांसद और फॉर्मर मेंबर ऑफ द जेडीयू। इनसे मुलाकात करने का संदर्भ इसलिए पैदा हुआ कि इन्होंने हाल ही में जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दिया। आज का हमारा साक्षात्कार इस बात पर तो रहेगा ही, पर उनके फ्यूचर प्लान्स, उनकी आगे की क्या मंशा है उसको लेकर, और समाजवादी पॉलिटिक्स का क्या फ्यूचर है, क्या उसका भविष्य है बीजेपी के कंट्रोल और एक प्रभुत्व को लेकर, उसके लिए हम बातचीत उनसे करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है केसी त्यागी जी। वेल, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इतने सालों तक जेडीयू में रहने के बाद आपने इस्तीफा क्यों दिया? आपने चिट्ठी में कुछ तो इसका विवरण किया था, बट क्यों किया आपने ऐसा? कुछ थोड़ा विस्तार में बताएं। 30 अक्टूबर 2003 को जॉर्ज फर्नांडीज, नीतीश कुमार, शरद यादव, मैं और दिग्विजय सिंह, हम 5 लोगों ने जनता दल यू का निर्माण। दिग्विजय सिंह बांका वाले। जॉर्ज साहब उसके अध्यक्ष बने। ये जेडीयू और समता पार्टी दोनों को मिला के बना था। जी जी। जॉर्ज साहब इसके अध्यक्ष थे, मैं इसका चीफ जनरल सेक्रेटरी था, शरद यादव इसके पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे। और ये वो दौर है जब जेडीयू भी और समता पार्टी भी लालू एम्पायर से लड़ने में नाकामयाब थी। हमने सोचा कि इकट्ठे मिलकर शायद हम मुकाबला करेंगे, और हमने किया भी। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर के मैं इसका चीफ जनरल सेक्रेटरी, चीफ स्पोक्समैन और एडवाइजर रहा। अब पिछले कुछ दिनों से एक तो ये बिहार बेस्ड पार्टी हो गई है, उसके बाहर जो इसका एक्सपेंशन जॉर्ज और शरद जी के टाइम पे था वो कम हो गया। तो कुछ नीतीश कुमार जी की भी जो सक्रियता थी, एक्टिवनेस थी, वो भी थोड़ा कम हुई। और मैं
उत्तर प्रदेश में भी 6 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूँ। यहाँ से मैं लोकसभा का भी MP रह चुका हूँ। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही हाउसेस के आपने नहीं, राज्यसभा बिहार से। तो मेरा मन अपने बचे हुए जीवन में फिर एक बार पुनः ग्रास रूट पॉलिटिक्स करने का है, और लिहाजा मैंने कोई आलोचना के तौर पर नहीं, जो मैं इसका कैंपेन चल रहा था मेंबरशिप का, मैं उसमें रिन्यू नहीं कराई मेंबरशिप। आई स्पोक अगेंस्ट नो वन। अभी भी मैं नीतीश कुमार को बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री मानता हूँ। उसने जिन समाजवादी आंदोलन की जो नींव थी, लोहिया की, चरण सिंह की, कर्पूरी ठाकुर की, उन मर्यादाओं को रखा, परिवारवाद से दूर रखा, भ्रष्टाचार से दूर रखा, गुड गवर्नेंस के नए आयाम उसने बिहार में पैदा किए। लिहाजा JDU से मेरा कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। और वैसे भी ये सारे दल एक धारा से निकले हुए हैं। कभी हम सब लोग लोकदल में अंडर चरण सिंह हुआ करते थे, कभी हम सारे लोग जनता दल में अंडर VP सिंह हुआ करते थे, कभी हम सब लोग जनता दल यूनाइटेड में अंडर जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे। इसलिए हमारा कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इस जनता दल से नहीं है। खाली मैंने अपनी मेंबरशिप रिन्यू नहीं कराई है, बस। क्या इस बात से वास्ता है कि अब नीतीश कुमार भी बिहार की राजनीति को नमस्ते कहते हुए राज्यसभा की मेंबरशिप ग्रहण करने वाले हैं? कुछ ऐसा सांकेतिक मूव है ये जिससे लगता है कि वो अब स्टेट की पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, और अब उनके लड़के भी वहाँ आ गए हैं, तो जिस तरह की जनता दल यूनाइटेड को आपने ज्वाइन किया, शायद उसका स्वरूप वो ना रहा हो, इसीलिए आपने। ये सही है, उसका वो स्वरूप नहीं है। उस समय जनता दल लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस बिहार में था, उत्तर प्रदेश में था, राजस्थान में था, मध्य प्रदेश में था, उड़ीसा में था, और ये नेशनल पार्टी भी थी। अब ये बिहार के बाहर किसी भी स्टेट में इसका BJP के साथ भी गठबंधन नहीं है। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ NDA एक्सेप्ट बिहार। तो ये भी कारण था। दूसरा ये, आई थिंक मणिपुर में तो है आपके MLAs, वो सब चले गए BJP में। अच्छा, जो जीते थे इसके चुनाव जीते थे, हाँ, वो चले गए सब। इसलिए मूलतः बिहार बेस्ड ज़्यादा हो गया, और मैं अपनी एक भूमिका उत्तर प्रदेश में तलाश रहा हूँ, इसलिए भी एक कारण हुआ अलग होने का। उत्तर प्रदेश में आप किस पार्टी के साथ जुड़कर ये भूमिका तलाश? नहीं, ये भी एक इत्तेफाक है। 9 अगस्त 1974 चरण सिंह जी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कांग्रेस का विकल्प तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने लोकदल का निर्माण किया जी। उसके वो अध्यक्ष थे बीजू पटनायक, इसके उपाध्यक्ष थे पीलू मोदी, जनरल सेक्रेटरी थे जी जी। तो मैं एक युवा कार्यकर्ता के रूप में 74 में मैं इसमें शामिल हुआ। उसके बाद फिर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चला, तो हम लोग उसमें सक्रिय हो गए। फिर आपातकाल लगी तो उसमें जेल चले गए। वहाँ से आए तो जनता पार्टी बन गई, और चौधरी साहब ने मुझे पहली जिम्मेदारी 77 में जनता पार्टी के यूथ विंग का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बना करके दी। और चौधरी साहब के साथ मेरा लंबा समय उनके साथ गुजरा, और उन्होंने जो एग्रेरियन इश्यूज थे उनको धार दी, उनको तेज किया। उससे पहले किसानों को MSP भी नहीं मिलती थी, उन्होंने इसके लिए आंदोलन बनाए, कानून बनाए, और खुशहाल किसान समृद्ध भारत का नारा उन्होंने दिया। मुझे प्रसन्नता है कि जो वर्तमान सरकार है लेड बाय नरेंद्र मोदी, उसने उनको भारत रत्न दिया जी। तो इसका मतलब आप रालोद में प्रवेश करने वाले हैं? हाँ, चौधरी चरण सिंह की जो विरासत की पार्टी है वो तो रालोद है। हालांकि सारे दल उसमें से निकले हुए हैं। हरियाणा के सारे लोक दल, समाजवादी पार्टी ऑफ अखिलेश यादव, लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, नवीन पटनायक की पार्टी, ये सब उसमें से निकले हुए हैं। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी तो मेरे साथ जनता दल में भी थे जी। वो सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बने थे तब अजीत सिंह जी यहाँ सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, तो सबसे पहले उन्हीं के पास गए थे वो कर्टसी कॉल करने, क्योंकि पहला चुनाव उन्होंने लोकदल के सिंबल पर ही लड़ा था। मैं और वो दोनों साथ जनता दल में लगभग 2006 तक रहे। अच्छा, तो रालोद मान ले हम क्या? हाँ, आप ही मान सकते हैं, क्योंकि मैंने जो 22 तारीख को जो मेरे साथियों ने एक मीटिंग बुलाई है, उसमें उन्होंने जयंत चौधरी को भी इनवाइट किया। जी जी जी। अच्छा, वापस बिहार चलते हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा आने के बाद आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति किस तरफ जाएगी? आपको लगता है जैसे लोग
आशंका जता रहे हैं कि भाजपा जो है वो निगल लेगी जेडीयू को, और जिन लोगों को भाजपा में नहीं जाना है वो इधर उधर अपनी ज़मीन तलाशते हुए जाएंगे। क्या आरजेडी कुछ कर पाएगी नीतीश के वहाँ से एग्जिट मारने पर, और क्या कोई रीजनल पार्टी फिर से उभर पाएगी बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की जो घोषणा है उसका बिहार में नकारात्मक असर हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बिहार की जनता भी अपने आप को असहज महसूस करती है, व्यथित महसूस करती है कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, फिर अचानक ऐसी क्या बात हुई जी। और दूसरा ये है कि नीतीश कुमार का कोई उत्तराधिकारी उन्होंने अपने जीवन काल में किसी को घोषित नहीं किया। ये जो आरोप है कि वो अपने बेटे को बढ़ा रहे हैं, ये भी गलत है। जब थोड़ी सी उनकी अस्वस्थता बढ़ी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को महसूस किया, तभी निशांत जो हैं वो पब्लिक में आए। उससे पहले मैंने अपने 25-30 साल के जनता दल यूके एसोसिएशन में कभी उनके बेटे को उनके आसपास नहीं देखा। बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनके परिवार का कोई आदमी मैंने किसी स्टेज पर उनके साथ नहीं देखा तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जनता बेचैन है, दुखी है। नीतीश कुमार ने वहाँ गुड गवर्नेंस का एक ऐसा पैमाना साबित किया था कि जनता चाहती है कोई लंबे समय तक रहे। कुछ राजनीतिक कारणों ने, बेटर नोन टू हिम, उन्होंने बिहार से बाहर आने का फैसला किया है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जेडीयू का बनेगा, बीजेपी का बनेगा, अभी इसमें कोई चीज़ तय नहीं हुई है। हाँ, इतना अवश्य जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको नीतीश कुमार की ब्लेसिंग होगी, लेकिन नीतीश जैसा कोई नहीं। हाँ, पर नीतीश जैसा कोई नहीं आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि आप, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग राजनीतिज्ञ, आप ये बता सकते हैं कि आप अपने फॉरकास्टिंग में, जो आप थोड़ी भविष्यवाणी, भविष्य की तरफ देखते हुए, आपको वहाँ की राजनीतिक ज़मीन में क्या होता हुआ दिख रहा? देखिए, एक तो चीज़ ये तय मान के चलिए वहाँ कि आरजेडी टेक ऑफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि लालू करिश्मा इज़ ओवर। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है और लालू के जैसा एग्रेसिव पॉलिटिक्स तेजस्वी के बस का नहीं है। अच्छा। लिहाजा आज भी वो नेता प्रतिपक्ष बनते हुए सिर्फ एक वोट का असर है। अभी तो क्रॉस वोटिंग हुई है, क्रॉस वोटिंग में भी वो उन लोगों को नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद भी हट जाएगा। और 2010 में भी उनकी संख्या इतनी कम थी, एक बार तो लोकसभा में एक भी एमपी नहीं था उस आरजेडी का, जिसके संयुक्त बिहार में 54 में से 48 एमपी हुआ करते थे। तो जो लालू एरा इज ओवर नाउ, एक। दूसरा, जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स ऑफ लालू थी उसका दौर भी खत्म हो गया। अब आप देखिए यूजीसी का जरा सा हुआ, क्या बवंडर मचा उस पर। सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है वो बगैर किसी को ऑफेंड किए भी लड़ी जा सकती है, ये रास्ता नीतीश कुमार ने दिखाया। जी। अब उतनी एग्रेसिव बैकवर्ड पॉलिटिक्स की आवश्यकता नहीं है जिसकी श्री गणेश लालू प्रसाद जी ने किया था, जब जातियों की सेनाएं बन गई थी, लोग सड़क पे आ गए थे और एक कास्टवार बिहार में शुरू हो गई थी। तो वो दौर अब खत्म हुआ है। जिस तरह की बीजेपी का एक प्रभुत्व है देश भर में और बिहार में भी अब, और काफ़ी पुराने समाजवादी जो स्टॉलवर्ड्स थे, जैसे नीतीश कुमार हुए या देवेगौड़ा जी हुए, ये सब अब एनडीए के खेमे में दिख रहे हैं आपको। तो समाजवाद का, सोशलिस्ट स्ट्रीम का आपको क्या भविष्य दिखता है? क्योंकि सोशलिस्ट जो हैं, समाजवादियों को इस अपवाद को भी झेलना पड़ता है कि भाजपा, जनसंघ, आरएसएस, इन सब की जो मेन स्ट्रीमिंग इंडियन पॉलिटिक्स में हुई, एक हिंदू मेजॉरिटेरियन स्ट्रीम की, वो सोशलिस्ट के द्वारा हुई है, क्योंकि वो एंटी कांग्रेसिज्म में इतना घुसे हुए थे कि सबको मेन स्ट्रीम कर दिया उन्होंने। ये आपका कहना सही है और आपका विश्लेषण सही है और मेरा भी यही विश्लेषण है। 1948 में ही सोशलिस्ट बेचैन हो गए थे कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है वो ब्रिटिश रूल से बहुत ज़्यादा अलग क्यों नहीं है। तो जेपी भी, लोहिया भी, नरेंद्र देव भी, कृपलानी जी भी, ये 48 में अलग हो गए। उसके बाद उस समय कांग्रेस का और पंडित नेहरू का जबरदस्त जनता पर प्रभाव था, इसलिए लंबे समय तक इनकी उपयोगिता
उस तरह की सही साबित नहीं हुई जिसकी इच्छा और अपेक्षा रखते थे। पंडित नेहरू के बाद जरूर गैर कांग्रेसवाद ने जोर पकड़ा और 67 में 7-8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। यद्यपि उनकी उम्र लंबी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय उसके दोनों ये वो थे। और ये वही दौर है नॉन कांग्रेसिज्म का या एंटी कांग्रेसिज्म का, जब सोशलिस्ट नहीं कम्युनिस्ट भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जनसंघ और सीपीएम साथ साथ सरकार में थे। तो वाई टू अक्यूज सोशलिस्ट अलोन। और ये वो दौर है जब वो जल्दी भाग गए ना कम्युनिस्ट। हाँ, वो जेपी मोमेंट में भागे। और यही वो दौर है जब बीजेपी को मैं स्वीकार करता हूँ, जनसंघ को भी एक्सेप्टेबिलिटी मिली और उन्होंने लेकिन अपने संगठन को बना के रखा। और देखिए, जो दूसरी बात आपने कही है खास तौर से जेडीयू के साथ रिश्तों को लेकर के, बीजेपी बिहार में हर दिन जेडीयू से बड़ी पार्टी थी। ये 2000 में भी थी, 4 में भी थी, 5 में भी थी। और संख्या ज़्यादा होते हुए भी नीतीश कुमार की कुशलता को देखते हुए, उनकी गुड गवर्नेंस के इरादों को भांपते हुए अटल जी ने भी और बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भी, पार्टी ने भी उनको मेन स्ट्रीम में आगे रखा और उनको मुख्यमंत्री माना। अगर कोई दिन ऐसा आता है कि बीजेपी का भी मुख्यमंत्री बनता, तो ये को बहुत आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है कि उन्होंने भी इतने समय तक जेडीयू के नेता को अपना मुख्यमंत्री बना कर रखा। जहाँ तक निगलने की, खाने के, उगलने की बात है, जो विचार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कमज़ोर पड़ गया, जो सोशलिज्म का था, लेड बाई कार्ल मार्क्स एंड वी.आई. लेनिन। और रूस और चीन में भी जिस तरह की अर्थव्यवस्थाएं उभर करके आई, तो समाजवाद फीका भी पड़ा, कमजोर भी पड़ा। जो इंडियन मार्क का सोशलिज्म था, लेड बाई लोहिया एंड जेपी एंड नरेंद्र देव, तो मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन विल बी ऑन्ड बाई सोसाइटी, ये जो कंसेप्ट है ये यहाँ भी नहीं चल पाया। एक दौर था जब यूपी में, बिहार में, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, जहाँ पे सोशलिस्ट समर्थक सरकारें हुआ करती जी, लेकिन वो अपनी कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ पाए कि सोशलिज्म की तरफ नई पीढ़ी का रुझान। नई पीढ़ी में मैं नहीं देखता बिहार को छोड़ करके कहीं उस तरह का सोशलिस्ट मूवमेंट बचा है। हाँ, मुलायम सिंह जी ने जरूर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी लकीर खींची थी जो अब तक चली आ रही है। अच्छा, एक सवाल मुझे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स का पूछना है कि 77 और 67 में भी, 77, 67 और 89 में जिस तरीके से ऑपोजिशन साथ में आके, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट थी, पहले कांग्रेस की थी, अब भाजपा की है, जो प्रभुत्व वाली हेजेमोनिक अंग्रेजी का जो शब्द है, उस तरह की जो गवर्नमेंट है, उसकी मुखालफत कर पा रहे थे, किया भी था। ये अब क्यों नहीं संभव दिख रहा है? जो इंडिया ब्लॉक का एक्सपेरिमेंट भी रहा और जो अभी तक चल रहा है, कुछ फेल होते हुए, कहीं सक्सीड होते हुए, वो एक कंसिस्टेंटली क्यों नहीं सक्सीड कर पाए? एक तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी ने अपना चार्म अगर खोया नहीं है तो कम कर दिया। नया वर्कर कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ रहा है, फॉर सर्टेन एंड वेरियस रीजन, आई डोंट वांट टू एक्यूज एनीवन। और नया जो कार्यकर्ता है या नया नौजवान है, उसका पिछले काफी दिन से रुझान भाजपा की तरफ है। और वो वोट उसके नतीजे हैं, उसमें कोई मैं ज़्यादा नहीं बहस करना चाहता। एक दूसरा, आज की जो कांग्रेस है वो अपने आप को 1952 की कांग्रेस जैसा मान के चलती है। राहुल गांधी में और जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी तो 2 घंटे धरने पे भी ठीक से नहीं बैठे, जवाहरलाल 11 साल तक जेल रहे थे फ्रीडम मूवमेंट में। और गांधी के बाद जो फ्रीडम मूवमेंट की सारी लीगेसी थी उसको ऑन करते थे, इसलिए इतने लंबे समय तक कांग्रेस चली। और अब कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय दलों पर डिपेंड हो गई, इसे पिछलग्गू पार्टी कह सकते हैं जी। इन उत्तर प्रदेश इट इज ए पिछलग्गू पार्टी, इन बिहार इट इज ए पिछलग्गू पार्टी, इन केरला तमिलनाडु इट इज ए पिछलग्गू पार्टी, एंड इन पश्चिमी बंगाल दे वांट्स टू बी पिछलग्गू पार्टी। हाँ, उतना भी नहीं है। महाराष्ट्र में जिस शिवसेना से कांग्रेस लड़ती थी पीढ़ी दर पीढ़ी, अब उनके साथ उनका अलायंस है। तो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस करके भी कांग्रेस ने खोया है।
और अब ये बैसाखियों पर है। अगर क्षेत्रीय दल इन्हें स्पेस देंगे तो ये चल पाएंगे, वरना नहीं चल पाएंगे। तो आपको लगता है वेरी कि सैड स्टेट ऑफ अफेयर। तो इनको जो ध्रुव बनना था, अराउंड विच अदर पार्टीज शुड रिवॉल्व, वो नहीं बन पाए आपके? ये भी नीतीश कुमार ने शुरू किया था। मैं हिसार में उनके साथ हाँ, था। इंडिया ब्लॉक, यस। और चौधरी देवीलाल जी की जयंती थी, सीताराम येचुरी थे उसमें, डी राजा थे उसमें, फारूक अब्दुल्ला थे उसमें, ओम प्रकाश चौटाला थे, प्रकाश सिंह बादल थे, तेजस्वी यादव थे, नीतीश कुमार थे, मैं भी था। वहाँ उन्होंने अपील किया था कि कांग्रेस के बगैर बीजेपी का कोई विकल्प नहीं बन सकता। दिल्ली आए, सोनिया जी से मिले, राहुल गांधी जी से मिले, 6 महीने तक कोई मीटिंग कांग्रेस पार्टी ने नहीं बुलाई, जबकि उन्हीं को हम लोगों ने ऑथराइज किया था, क्योंकि आप बड़ी पार्टी हो, लीड आप लो। उसके बाद फिर बंगलुरु हुआ, उसके बाद मुंबई हुआ, और दिल्ली का अशोका होटल में जो मीटिंग थी वो लास्ट हो गई। और पता नहीं क्यों नीतीश कुमार कोई पद नहीं चाहते थे, खाली उनको कन्वीनर बनाया जाए, ये हम डिमांड कर रहे थे, क्योंकि वॉज द फर्स्ट मैन। और उनके नवीन पटनायक से, उनके मुलायम सिंह से, उनके सब लोगों से अच्छे रिश्ते थे। लेकिन एक वक्तव्य जो उसका था राहुल गांधी का, उसने हमको अलग कर दिया कि आपके नाम पर सहमति नहीं हो पा रही है। जबकि इफ़ यू रिमेंबर, उस समय प्रधानमंत्री पद का इंडिया ब्लॉक के पास नीतीश कुमार से अच्छा कोई चेहरा नहीं था। जी जी जी। तो एक कारण बड़ा ये भी हुआ कि इंडिया ब्लॉक से हम बाहर आ गए और फिर हम बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन बीजेपी के साथ हम नहीं गए, लोहिया गए, जेपी गए, चरण सिंह गए, कर्पूरी ठाकुर गए, एंड इवन वीपी सिंह गए 89 में। जी जी जी। तो ये जो That was also a very unusual government, left और बीजेपी दोनों सपोर्ट कर रहे थे। एग्जैक्टली। और एनडीए पहली बार, आपकी जानकारी के लिए, 1982 में बना। चरण सिंह इसके अध्यक्ष बने थे और अटल बिहारी वाजपेयी इसके कन्वीनर। तो रेस्पेक्टेबिलिटी हमने नहीं, हमारे पुरखों ने दिलवाई, हम तो फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन, और ये है फॉरेन अफेयर्स में, बिकॉज मैं जानती हूँ कि आपकी बहुत रुचि भी है और बहुत आप मुखर होकर इस विषय पे बोलते भी हैं, और कुछ आपको तकलीफ भी सहनी पड़ी जनता दल यूनाइटेड में, जब आपने फ़िलिस्तीन और गाज़ा के बारे में पैरवी की और बोला कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को और हिंदुस्तान को स्पेशली थोड़ा उनके रिलीफ के लिए जाना चाहिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए। बहुत सालों तक ऐसा रहा है केसी जी कि फॉरेन पॉलिसी को लेके कंसेंसस रहा है अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, बट इस बार देखा जा रहा है कि फ़िलिस्तीन के मामले में और अब जो ये ईरान का युद्ध हो रहा है, इसके मामले में कंसेंसस नहीं है इन द इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। आपको क्यों लगता है कि ऐसा हुआ? क्या गवर्नमेंट ऑपोजिशन को ये कन्विंस नहीं कर पाई कि जो एक्शन वो लोग ले रहे हैं, या जो एटीट्यूड उन्होंने लिया है, या जो पॉलिसी वो फॉलो करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए? क्योंकि हर कंट्री, हर देश जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने फ़ायदे के लिए सबसे पहले देखता है। क्या वो कन्विंस नहीं कर पाए हैं, या मॉरल अथॉरिटी लूज कर रहे हैं, या जिस तरीके से वो दुनिया का फलक्रम देख रहे हैं वो कहीं और ही है? देखिए, फ़िलिस्तीन पर भी आता हूँ, नॉन अलाइनमेंट पे भी आता हूँ। आज़ादी के तुरंत बाद 2 ब्लॉक थे, सोवियत ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक। जी। जवाहरलाल पहला नेता था जिसने सीटों का मेंबर बनने से मना कर दिया था, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब डलेस इनके पास आए थे, दैट फेमस फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान उसका मेंबर बन गया था। और ये वियतनाम वार में एनसर्किलमेंट ऑफ चाइना और वियतनाम को घेरने के लिए बनाया गया था। हेडक्वार्टर्स का थाईलैंड था, वगैरह वगैरह। एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू, चाउमिन मार्शल टीटो, एनक्रूमा, सुकार्नो, ये सब जवाहरलाल के संगी साथी थे, और इन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। और उसमें मैं अटल बिहारी वाजपेयी की इस बात की सराहना करता हूँ कि चाहे आपका बहुमत भी हो, नेशनल इश्यूज पे अपोजिशन के साथ मिलकर के कंसेंसस बनाने के प्रयास करने चाहिए। अब आज़ादी से पहले जब जूस वहाँ से भाग रहे हैं यूरोप से, तब भी महात्मा गांधी का एक वक्तव्य है, हरिजन में लिखा हुआ आर्टिकल है, कि जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों का है, जैसे ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का है, ऐसे ही ये जो फ़िलिस्तीन है अरबों का है। एक 1977 में लगा था कि जनता पार्टी की सरकार बनी है, शायद इनकी पॉलिसी चेंज होगी।
क्योंकि मोरारजी वाज क्लोजर टू यूएस। रामलीला मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलिस्तीन के भाइयों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जैसे पहले की सरकार आपकी मदद करती रही थी ऐसी करती रहेगी, और हम 2 नेशन थ्योरी मानते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन। तो उसमें कोई तब्दील नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के कई ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, और अब तो भारत ने भी कई अवसरों पर यूएन में वोट किया है बीबी के खिलाफ, बेंजामिन के खिलाफ, और जिस तरह का मैसेकर हुआ है वहाँ पर, जी जी, आंखें नम हो जाती हैं, बच्चे रात को रोते हैं, वो चाहते हैं मृत्यु हो जाए। 5 साल से लेकर के 15 साल के करीबन को 25-30 हज़ार बच्चे मरे। ये यूएन की रिपोर्ट है, WHO की रिपोर्ट है। तो ऐसा एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हिंदुस्तान लीड लेता रहा है। एक तो वो है एक, दूसरा अब जो ईरान भी हमारा परंपरागत मित्र रहा है जी। मुझको मेरे उपराष्ट्रपति ने बताया जब मैं राज्यसभा में था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जब हो गए थे, उसके बाद ये मुकदमा चला गया जेनेवा में ह्यूमन राइट कमेटी में। ईरान हमारा साथी जी, था जी, जी, जिसने हमें वोट किया और हमें बेल आउट किया, इसलिए हमारे उनसे पुराने रिश्ते। भारत एक इस समय समृद्ध और बड़ा देश है और नॉन अलाइंड कंट्रीज में सबसे ज़्यादा ताकतवर भी है। लिहाजा प्रधानमंत्री को शांति स्थापित करने के लिए सबसे बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हमें किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए। ये तो हमारे फ्रीडम मूवमेंट से निकली हुई लीगेसी का भी हिस्सा है। ठीक है, आपके साथ बात करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बड़ा अच्छा लगा, एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। एंड आपकी आगे की जो भी मंशा है, जो भी योजनाएं हैं, यूपी में जाके आपकी ज़मीनी तलाश फिर शुरू हो रही है इतने सालों के बाद में, तो उसके लिए भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और द हिंदू इन हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 22 मार्च को जो हमारा सम्मेलन आयोजित है उसमें हिंदी और हिंदू दोनों शामिल होंगे, ये मुझे विश्वास है। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। नमस्ते।